शाम का समय है, चाय का वक्त हो रहा है। देवासी धाकड़ चाय जो शास्त्री सर्कल पे जोधपुर में है, इसकी लड़ी। और देखिए हमको कौन मिला, हम जब चाय पीने यहाँ पहुँचे। यही खासियत होती है किसी नेता की कि वो। नमस्कार जी, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल। चाय पीने आए थे और आपसे मुलाकात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं राजेंद्र गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। चुनाव का माहौल है, कुछ ही दिन बाकी हैं, क्या लग रहा है? आपका स्वागत यहाँ मारवाड़ के अंदर। चुनाव में कमल खिलेगा और 5 वर्षों में राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ पीड़ा में रहे हैं। अंतकलह के कारण कांग्रेस की सरकार अच्छा प्रशासन देने में विफल रही है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसके कारण चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, महिला अपराध, दलितों पे अत्याचार, महिला दलितों पे अत्याचार, और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के युवा कांग्रेस सरकार से और कांग्रेस से और मुख्यमंत्री से नाराज है। मैं एक चीज़ आपसे बात करते करते मेरे जहन में भी आई कि मध्य प्रदेश में, अगर आपका पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। वहाँ कांग्रेस कहती है हमारे पास भी कमल है, कमलनाथ के नाम पर वो लोग कहते हैं हमारे पास भी कमल है। तो यहाँ पर बीजेपी कह सकती है कि उनके पास भी गहलोत है। अशोक गहलोत जी के सामने राजेंद्र गहलोत जी। हालांकि मुख्यमंत्री पद के आप दावेदार तो नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कई सारी खामियां गिना दी। सरकार क्यों हट रही है, क्यों पब्लिक में नाराज़गी है? एक रिवाज भी है, हर 5 साल में चीज़ें बदलती हैं राजस्थान में। एक बार जो रह गया वो अगली बार किसी और के लिए रास्ता दे के जाता है। तो इसलिए भी काम आसान हो गया क्या भाजपा का? नहीं, कुछ बेसिकल बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर से लेकर मंडल और विधानसभा तक, और जिसके कारण लगातार बूथ स्तर पर संगठन की गतिविधियां चलती है, वहाँ की जन समस्याओं को लेकर समाधान करते हैं, और यहाँ इसका लगातार वो नेता के पदाधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। इस कारण किसी भी ढंग का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से उस चुनाव को मैनेज कर लेती है, और चुनाव में चाहे कितने बड़ा आदमी हो, उस चुनाव को जीतने की कोशिश करती है और जीतती है। अभी हाल ही में देखा, अशोक गहलोत साहब जो आपके मुख्यमंत्री हैं राज्य में, उन्होंने बीते 1 साल के अंदर चुनावी मोड में चले गए। कई सारी ऐसी घोषणाएं की जो लोक लुभावन की होती हैं, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांटी उन्होंने फ्री बीज दी। क्या 7 गारंटी की वो बात कर रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सिलेंडर सस्ता देने की बातें कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं महिलाओं में। ये तमाम योजनाएं लगता नहीं कि आम जनता को अपील करेंगी, सीधे उनके दिमाग पर असर डालेंगी कि कांग्रेस को वोट करें? देखिए, घोषणा पे घोषणा तो ये करते जा रहे हैं। घोषणा धरती पर कितनी उतरती है और कितना लोगों को उसका लाभ मिलता है, वो बात दूसरी है। मुझे लगता है कि घोषणाओं का कोई असर आचार संहिता के बाद नज़र नहीं आ रहा है। हमारे ये अभी नामांकन हो रहे हैं, उन नामांकनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ भीड़ आ रही है और सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं, उससे मैं कह सकता हूँ कि इनकी गारंटी पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। एक गारंटी उन्होंने 2018 में दी थी कि किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, परंतु वो उस गारंटी का आज तक किसी को लाभ नहीं मिला। इसलिए मैं कह सकता हूँ, कार्ड की जो हंडी होती है ना, वो दूसरी बार नहीं चढ़ती है। इसलिए कांग्रेस की जो खिचड़ी है वो पक चुकी है। अब उस पर लोगों में उन पर विश्वास नहीं होने वाला है। ये कांड की हांडी अशोक गहलोत की कांग्रेस की अब नहीं चलेगी। एक चीज़ और बताइए, बीजेपी के गहलोत साहब, राजेंद्र गहलोत जी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी इजाज़त से बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को लेकर
कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो आपस में सर फुटबल रही, लगातार 5 साल में से 2-2.5 साल तो लड़ते ही रहे, खुल के लड़े, सचिन पायलट और गहलोत साहब आमने सामने, हमारे पास इतने विधायक, हमारे पास इतने विधायक, बीच में तो कोई विधायक लेके सचिन साहब चले भी गए थे रूस के, क्या इसका भी असर है? अंतरकलह के कारण एक अच्छा प्रशासन देने में वो विफल रहे। सारी मुख्यमंत्री को सारी शक्ति जो अच्छा प्रशासन देने में, कानून व्यवस्था ठीक अच्छी रखने में, आम आदमी को शिक्षा देने के लिए होनी चाहिए थी, उसमें वो एकदम विफल रहे, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, अपने विधायकों को खुश रखना था, और बाड़ेबंदी में और इसमें कुर्सी बचाने में ही 5 वर्ष चले गए। और ये चुनाव का वर्ष भी अंतरकलह में उनका चुनाव का जो समय है वही अंतरकलह में निकलने वाला है। आपकी सरकार अगर बनी तो पहला एक काम जो सबसे पहले आपकी मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्या करेंगे? देखिए, हम राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे और अपराधों पे सख्ती करेंगे, और सख्ती के कारण किसी की हिम्मत न हो कि किसी तरह अपराध करे, और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध हम करेंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था तो महिला ही अच्छा कर सकती है, तो क्या नेतृत्व तो महिला के पास जाएगा आपकी सरकार में? इंतजार कीजिए, क्या होगा देखा जाएगा। इसमें भी सस्पेंस बना रहने दीजिए ना, क्यों खोलते हैं आप? जनता को पता होना चाहिए कि कौन उनका मुख्यमंत्री होने वाला है, आसान हो जाता है चुनना। जनता के बीच में चर्चा है और जनता खुद तय कर लेगी। जब हमारे बहुमत के साथ विधायक आएंगे, विधायक दल तय कर लेगा। जिस तरीके से टिकट बटा है आपका पार्टी में, क्या लगता है कि किसका दबदबा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी वैचारिक देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रीयता के आधार पर निर्णय लेती है, विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है। इसलिए निर्णय तो सिर्फ संगठन का ही होगा, संगठन की सोच के आधार पर ही व्यक्ति का निर्णय होगा और अच्छा निर्णय होगा। अभी महारानी ने 2 दिन पहले कहा, वसुंधरा जी ने, कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, मेरे बेटे को आपने अच्छा सिखा दिया है। झाला अपने इलाके में थी वो, झालर पाटन में। इसका मतलब क्या है, क्या वो रिटायरमेंट मोड में है? देखिए, माँ बाप की इच्छा हमेशा होती है कि हमारे बच्चे आगे आएँ। उनको लगा कि बच्चा लगातार सांसद बनने के बाद अच्छे ढंग से काम कर रहा है, जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन उत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा मेरा काम ये संभाल सकता है। तो क्या वसुंधरा जी रिटायर तो नहीं हो रही हैं, हो रही हैं? वसुंधरा जी एक विकास का एक विज़न लेकर राजस्थान में आई थी, और उसी विकास के विज़न से राजस्थान उन्होंने काम किया। आम जनता उनको याद करती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये वसुंधरा जी जिस ढंग से काम कर रही है और अपने क्षेत्र में भी वो विजयी होगी, और राजस्थान की जनता उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करेगी। आप कह रहे हैं वो सफल मुख्यमंत्री रही हैं राजेंद्र जी, तो क्या उनको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था? एज ए मुख्यमंत्री का चेहरा ज़्यादा आसान होता भाजपा के लिए? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि वैचारिक संगठन के आधार पर सोचने वाली पार्टी है। किस व्यक्ति की किस समय क्या भूमिका रहनी चाहिए वो संगठन तय करता है। इसलिए संगठन समय आने पर ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को एक कमल है, कमल को खिलाना है, और कमल के आधार पर जो हमारे आने वाले समय में सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। और जब बहुमत की सरकार बनने जा रही है तो विधायक दल तय करता है, इससे पहले से तय होने की परंपरा नहीं है हमारी। एक आखिरी मुद्दा और, तीनों राज्यों में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, बीजेपी ने कहीं भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, जबकि आपकी तो सरकार भी है मध्य प्रदेश में। वहाँ भी आपने कई सारे सांसदों को, बड़े नेताओं को लड़ा दिया मध्य प्रदेश में, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो परिपाटी स्थापित हुई है इस बार कि हम किसी को चेहरा नहीं बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री की स्कीम पर, उनके चेहरे पर, उनकी लोकप्रियता पर चुनाव लड़ेंगे, इसको आगे भी जारी रखना चाहिए राज्यों के चुनावों में? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और संसदीय परंपरा में यह है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक तय करे कौन हमारा नेता होना चाहिए। इस परंपरा को मजबूती से, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारी राष्ट्रीय नेता सोचते हैं। इसी आधार पर कहते हैं कि इस परंपरा को जो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर
70 सालों में भ्रमित क्षीण हो गई है, उसको मजबूती से लोकतंत्र के आधार पर लोग संसदीय चुनाव के बाद संसदीय दल तय करे, विधायक दल तय करे कौन हमारा नेता होना चाहिए। इस परंपरा को करने से लोकतंत्र मजबूत हो। आपकी चाय ठंडी हो रही है घर, आप चाय पीते रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। चाय की उस पर बैठे हुए हैं डड़ी पे तो चाय पी रहे हैं, उसमें क्या है। अब ये बताइए, इसी सवाल का कंटिन्यूएशन में, क्या नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा, उनके जैसा व्यक्तित्व देश में कोई है? आप कहेंगे नहीं, मैं आपका जवाब देश में भी नहीं है, विश्व में भी नहीं। चलिए, विश्व में भी नहीं। तो अगर उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, ये कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद है? उनके कारण लोगों का एक आकर्षण है, लोगों में उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा है। और आने वाले समय में देश के चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारे सामने है, तो लोगों में एक उनको उत्साह रहता है उनके नाम का। लोग हर व्यक्ति उनके बारे में जय बोलना चाहता है, उनके बारे में कुछ करना चाहता है। ये मोदी जी के नाम पे प्रधानमंत्री, देश के किसी कोने में कोई कहता है कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे ये हो रहा है, अच्छी बात हो रही तो होनी चाहिए ना। इतने सारे सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाना, ये बीजेपी की हताशा है, ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये देखिए, मैंने कहा कि संगठन और जब आधार पर, जब विचारधारा के आधार पर संगठन चलता है तो अलग व्यक्तियों की अलग अलग भूमिका तय होती है। मैं ये कहता हूँ, मैं राजस्थान सरकार में मंत्री रहा हूँ, आवश्यकता पड़ी कि जोधपुर में नगर निगम जीतना है तो मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ा दिया, तो मुझे पार्टी के आदेश की पालना करनी पड़ी। इसलिए अलग अलग समय में सांसदों को संगठन को आवश्यकता पड़ी कि उनको अंदर विधानसभा में भेजना चाहिए, प्रदेश की राजनीति में प्रदेश के विकास लिए काम कर सकते हैं, तो उनके लिए उनको लड़ा दिया चुनाव के आदेश की पालना की उन्होंने। चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो गई है भैया, एक चाय और दे दो, एक या फीकी दो बना दो, हम भी फीकी पियेंगे। आपने पहले वाली में कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा दिया था, ज़्यादा मीठी थी। एक आखिरी मुद्दा और छूना चाहूँगा। आपने 24 के चुनाव का जिक्र आपने कर दिया, हम जानते हैं हम 23 में ये विधानसभा लड़ रहे हैं और 3 महीने के बाद देश वापस आम चुनाव में चला जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी एक नेता के तौर पर उभरे हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? भारत जोड़ो यात्रा उनकी हो गई, कर्नाटक में भी कांग्रेस जीत गई, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीत गई, उनका दावा है कि इनमें से 3 में से 2 राज्य हम जीतेंगे। क्या लगता है कि वो एक स्थापित होते जा रहे हैं? अपने राहुल गांधी जी भारत जोड़ो का अर्थ बता दे तो करना क्या चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं। जब देश के अंदर वह तुष्टीकरण के आधार पर जब देश में चल रहे हैं तो तुष्टीकरण को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते कि देश में जिस तरह की घटनाएं घटती है उन घटनाओं पर उसका दोषी कौन है इसका निर्णय नहीं कर सकते। वो भारत क्या जोड़ेंगे। वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, पहले मोहब्बत के लिए सबको अपने गले लगाइए। वहाँ ये नहीं कहिए कि अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है और ये सच्ची घटना होती है, उस सच बताइए। हम ये कहते हैं कि उनको यही पता नहीं कि राम जन्मभूमि पर उनका क्या सोच था। आज अपने और कोई कृष्ण जन्मभूमि पे उनका क्या सोच है। सही चीज़ रही है ना, ऐतिहासिक तथ्य को सामने रख के सत्य के सामना करिए, तब लगेगा भारत जुड़ रहा है। इस भारत जोड़ने का मतलब हिंदुस्तान को पाकिस्तान में जोड़ने की यात्रा करो। बाकी यात्रा से कोई ये केवल नारे देने से नारों का अर्थ नहीं जानते हो, नारे दे रहे हो। पहले खुद तो निष्पक्ष हो। गहलोत साहब, 22 जनवरी को राम मंदिर का मूर्ति का स्थापन होने वाला है, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं अयोध्या। क्या वहाँ पर सभी पार्टियों के नेताओं को नहीं बुलाना चाहिए? राम का मामला है, सबको जाना चाहिए, बुलाने की क्या जरूरत है। जाने की शुरुआत तो करें, हम सब जाए। भगवान राम ये राष्ट्रीय हमारे स्मारक है,
इस राष्ट्रीय स्मारक जो विश्व के सारे लोगों की उसकी दृष्टि उसके ऊपर रहेगी। जानना चाहिए, लगे हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति के आधार पर सारे दल भारतीय संस्कृति को, राम को मानने वाले हैं। अगर ये INDIA वाले, इंडिया वाले जाएं वहाँ पे तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं? स्वागत करेंगे हम उनका, आए तो स्वागत करेंगे। क्या 24 के चुनाव के पहले राम मंदिर का स्थापना हो जाना, राम भगवान की मूर्ति की स्थापना हो जाना गर्भगृह में भाजपा को फायदा देगा? देखिए, भाजपा फायदा और नुकसान पे नहीं सोचती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम सोचते हैं। और हमारे भगवान राम हमारे सांस्कृतिक पुरुष हैं, उनके संबंध में जिस तरह के हम 500 वर्ष तक लोगों की धारणा रही, कई बलिदान हुए, वहाँ जो मंदिर अब बन रहा है और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये सारे हिंदुओं के नहीं, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी बड़ा खुशी का दिन होगा और प्रसन्नता का दिन। भाजपा के लिए बहुत खुशी का दिन, उत्साह का। फायदे का है? सियासी फायदे का? सियासी फायदा सोचा ही नहीं जाता। सियासी आप कोई लंबा सोचोगे तो अपना सियासी फायदा कोई हो रहा है तो होना होगा, वो तो उसमें नुकसान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं राजेंद्र गहलोत जी। चाय की दड़ी पर हम लोग बैठे हुए हैं। शास्त्री सर्कल है ये, शास्त्री सर्कल का इलाका है, जोधपुर का बड़ा फेमस इलाका है। कहते हैं कि शाम को यहाँ पर इतनी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में भीड़ हो जाती है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती है। ये निर्माण भी मैंने करवाया, बॉम्बे की चौपाटी की तरह इसको कहा है। अच्छा, आप ही ने निर्माण करवाए, तो हमको पता ही नहीं था। एक और नई चीज़ पता लगी, अच्छा लगा। और आज आपके इलाके में आपकी जगह पर आप ही के तरीके से बैठकर बात कर रहे हैं। कुछ ज़मीन पे बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं। क्या होगा राजस्थान के चुनाव में, उसकी एक झलक राजेंद्र जी के साथ बात करने में पता चलती है। बहुत बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, सांसद हैं राज्यसभा में, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस जगह को समझते हैं, जानते हैं। और ऐसे ही अगले अपने कवरेज के दौरान हम न सिर्फ आम व्यक्ति से मिल रहे हैं, जो कि इसको हम अंतिम व्यक्ति कह रहे हैं, बल्कि ऐसे बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक जो लोग हैं, उनसे भी मिल रहे हैं ताकि समझ में आ सके, उनकी बातें यहाँ तक आ सकें, यहाँ की बातें वहाँ तक जा सकें। यही एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की। मेरे सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और मेरे विजय जेवियर थॉमस के साथ मैं सुमित अवस्थी, यहाँ जोधपुर से NDTV इंडिया के लिए।